गौरी के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और अब वो खुद ही कमाती थी, खुद ही पढ़ाई करती। एक रात गौरी काम करके घर वापस आती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है, लेकिन गौरी की कमर में काफी दर्द हो रहा था। हाय, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। सुबह स्कूल जाओ, फिर घर आकर सारा काम करो, रात में पढ़ाई करने बैठो, क्योंकि मेरी जिंदगी तो इतनी कठिन हो चुकी है ना। बाकी लोगों की तरह तो मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। इतनी परेशानी क्यों हो रही है मुझे? लेकिन गौरी, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। मैं अभी जो जिंदगी जी रही हूँ ना, अगर उससे बेहतर जीनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। गौरी अब भी हिम्मत नहीं हारती और वो पढ़ाई करती रहती। अब गौरी का स्कूल खत्म हो जाता है और वो आगे की पढ़ाई करती है और स्कॉलरशिप की मदद से वो काफी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेती है। गौरी को इतना ज्यादा मेहनत करता देख वहाँ पढ़ रही दूसरी लड़की मेघा को काफी परेशानी होती है और वो गौरी के पास जाकर उससे कहती है, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। क्लास में भी सवाल का तुमने सही जवाब दिया था। कहीं बाहर से ट्यूशन ले रही हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं, ट्यूशन तो बहुत महंगे होते हैं। मैं ट्यूशन में कहाँ ही पढ़ाई कर सकती हूँ। तुम कोई ट्यूशन नहीं ले रही हो, फिर भी पढ़ाई में इतनी अच्छी कैसे? तुम्हें पहले से ही पता था क्या कि टीचर कौन से सवाल करने वाले हैं और तुमने जल्दी से जवाब दे दिया? तुम पहले से ही जानती हो ना टीचर को। क्या लगती है वो तुम्हारी? अरे ये तुम क्या बोली जा रही हो? मैं टीचर को भला कैसे जानती हूँ? मैं तो एक छोटे से घर में रहती हूँ और लोगों के घर में काम करके अपना पेट पाल रही हूँ। फिर मैं टीचर को कैसे जान सकती हूँ? मैं तो सच में पढ़ाई करती रहती हूँ, तभी मुझे उन सवालों के जवाब आते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो पढ़ने में। इतनी भी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत आता है और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मुझे अपना सपना पूरा करना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। सपना पूरा करना है? तुम्हारा कौन सा सपना है? मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल बनूं, पर अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उनका सपना तो है ना, मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। हर टेस्ट में, हर एग्जाम में गौरी सबसे ज्यादा स्कोर कर रही थी। ये देखकर मेघा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे एक बार मेघा कॉलेज टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसमें भी गौरी के ही सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। ये देखकर मेघा का खून खोल जाता है। हद हो गई है। मैं यहाँ इतनी मेहनत करती हूँ, इतने महंगे महंगे ट्यूशन ले रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, और उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। और वो एक गरीब लड़की गौरी, वो कुछ भी नहीं करती, बस घर में थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, उसे सब कुछ मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सपना कब उसका सपना बन जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मेघा नहीं चाहती थी कि गौरी स्कूल की प्रिंसिपल बने, क्योंकि कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल के लिए बस एक ही एग्जाम होता था। मेघा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सारी बातें जाकर अपने दोस्त रोहित को बताती है। कुछ दिनों बाद गौरी पढ़ रही होती है तो रोहित उसके पास जाता है। सुनिए, मैं आपको ना काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ, आप हमेशा पढ़ाई में लगी रहती हो। अरे मोहतरमा, इन किताबों के बाहर भी एक दुनिया है। और उस दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप कौन है और आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आपको जो भी काम है वो आप साफ साफ बताइए ना, ऐसी बातें घुमाकर तो मत कीजिए। काम तो है और वो भी बहुत जरूरी काम है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है। डर? अरे डरने की क्या बात है? आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। अब आपने हिम्मत दी है तो मैं बोल ही देता हूँ। वो दरअसल बात ये है ना कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। इतने दिनों से रोज यहाँ बस मैं आपको देखने आता हूँ और आपकी एक झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको पसंद आऊंगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं पसंद हूँ, लेकिन मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ। फिर मैं आपको कैसे पसंद आ सकती हूँ? आप जितनी खूबसूरत हो ना, मुझे तो डर लगता है कि कहीं कोई और आपको पसंद करके ले ना जाए और मैं यहाँ बैठा का बैठा देखता रह जाऊं। देखिए, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना ही मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मुझे आपकी बात पे जरा भी भरोसा नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। आप झूठ मत कहिए, मैंने देखा अभी आपको। जैसे ही मैंने अपने दिल की बात कही, आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हम ज्यादा तो ना सही, कम से कम एक दोस्त तो बन सकते हैं ना। गौरी की पहली बार किसी ने इतनी तारीफ की थी, इसलिए गौरी अब रोहित की बातों में आ जाती है और वो रोहित से बात करने लगती है, उसी से मिलने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब गौरी का धीरे धीरे पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा था और रोहित की तरफ ज्यादा ध्यान जाता जा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी के टेस्ट में काफी कम नंबर आते हैं, जिसे देखकर गौरी काफी ज्यादा रोती है। ये कैसे हो सकता है? जब मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य क्या है तो मैं अपने लक्ष्य से क्यों भटक सकती हूँ? नहीं गौरी, तू ऐसे नहीं कर सकती है।
तूने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, अब ऐसे हार नहीं सकती है। मैं अब वापस से पढ़ाई शुरू करूंगी ताकि मैं जल्दी से आगे की पढ़ाई शुरू करूं और मुझे प्रिंसिपल बनना है। अब गौरी रोहित से मिलना जुलना और बात करना कम कर देती है और ये देखकर रोहित भी और ज्यादा उतावला हो रहा था बात करने के लिए। इसलिए एक दिन रोहित सीधा गौरी के घर ही चला जाता है। अपने घर में रोहित को देखकर गौरी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। ये क्या रोहित, तुम मेरे घर कैसे आ सकते हो? मैं और करूँ तो क्या करूँ? अरे तुम मुझसे बात तक नहीं करती। अरे मैं तुम्हारे कॉलेज भी गया था तुमसे बात करने को, लेकिन तुम आती ही नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हुआ कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्यों गौरी? मुझे तो पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम बिना बात के मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम खुश हो क्या मुझसे दूर होकर? लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? देखो, तुम्हारे मन में जो कोई बात है ना, तुम मुझे बता सकती हो। अरे जो बात मैं बता रही हूँ वो तो तुम्हें सुननी ही नहीं है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आज के बाद तुम किसके साथ घूमोगी? हाँ, कौन होगा जो तुम्हारी इतनी केयर करेगा? मैंने बोल तो दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे तुमसे मिलना है, तो मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। अगर कोई परेशानी है या कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। तुम मेरी बात समझो, तुम्हारा बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। अब सच में बहुत हो रहा है। तुम चुपचाप से मुझे सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम अगर मेरी बात प्यार से नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रोहित अब कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। गौरी वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरी अब प्रिंसिपल बनने के लिए परीक्षा देती है। जहाँ कॉलेज के और भी ज्यादा बच्चे थे, गौरी ने अब तक सबसे ज्यादा मेहनत करके परीक्षा कर ही ली थी। अब वो परीक्षा में बैठ गई। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और सबको पता चलता है कि स्कूल की प्रिंसिपल गौरी ही बनी है। तो मेघा काफी देर तक रोने लगती है। ये देखकर गौरी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ नहीं, तुम वापस से करो मेहनत, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती है। गरीब बेटी स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। गौरी की जिंदगी के उतार चढ़ाव अब थोड़े कम हो जाते हैं और उसका सपना भी पूरा हो जाता है। रमा अपनी बहू उर्मिला को बुलाती है और अपने बहू से बोलती है, बहू आज घर पर ना शायद कुछ मेहमान आए। वो बिरजू बोल रहा था कि उसके मालिक आएंगे, तो मैं कह रही थी क्यों ना आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाए। माँ, खाने में अच्छा तो तब बनेगा ना जब घर में कुछ खाना ही होगा। घर में कुछ भी राशन नहीं है। मैं तो उनसे कहने भी वाली थी कि राशन ले आते। आज का भी खाना नहीं है घर में। तो बहू तुझे ये सारी बातें आखिर में ही क्यों याद आती है? अब मैं बिरजू को कहाँ से बोलूं राशन लाने के लिए? आज उसके मालिक आ सकते हैं घर में। अब हम उनके मालिक को कुछ अच्छा खाना भी नहीं खिला पाएंगे का? माँ जी, मैं क्या करूँगी? बिरजू जी ने बताया था मुझे कि पैसे नहीं हैं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? उन्हें बताऊंगी तो वो तो परेशान हो जाते हैं कि पैसे कहाँ से आए, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। चल ये तो सही किया, उसे नहीं बताया, वरना तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान ही हो जाता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक काम कर, बाजार से दाल चावल ले आ, और हाँ साथ में सलाद भी दे देंगे। माँ जी, अभी तो आप बोल रही थी कि उनके मालिक आ रहे हैं और उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाना चाहिए, और अब आप ये मंगवा रही हो। मैं तो कहती हूँ हमें पनीर बनाना चाहिए। पनीर सोने के भाव जा रहा है और तू पनीर बनाने के लिए कह रही है? अरे पनीर लाने के लिए तो उतने पैसे भी होने चाहिए ना। हाथ में चवन्नी है और हम दूसरों को पनीर खिलाएं। माँ जी, लेकिन मेहमानों के लिए तो हम पनीर ही बना सकते हैं ना। क्या पता इनके मालिक खुश हो जाएं और काम में कुछ अच्छी तरक्की दे दे इनकी। पनीर टिक्का बनाते हैं माँ जी। बहू मैं सब समझ रही हूँ, तू मेहमानों की आड़ में अपनी पसंदीदा चीज बनाना चाहती है ना। अरे बहू कितनी बार समझाऊं मैं कि पनीर या पनीर टिक्का हम लोगों के लिए नहीं बना है। माँ जी, मैं अपने मायके में भी ऐसी गरीबों की तरह ही अपनी जिंदगी जी रही थी। ये सोचा था कि शादी होगी तब कम से कम मैं जैसे जीना चाहती हूँ वैसे जी सकूंगी, लेकिन यहाँ भी मुझे अपना मन मारना पड़ेगा। बहू हमें अच्छा थोड़ी लगता है कि तुझे छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे मना करे। अरे जब हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ मत करो, यहाँ आपकी दवाई के लिए पैसे हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी भी पनीर टिक्का नहीं खाया। मैं बस वही खाना चाहती हूँ, उसके लिए भी पैसे नहीं हैं।
बहू, मुझसे बहस करने से क्या हो जाएगा? मैं तुझे हमारे हालात के बारे में क्या ही बताऊं और कितना बताऊं? तू भी तो यहीं रहती है ना, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, फिर भी बकवास करती है। रमा उर्मिला को समझाने लगती है, लेकिन उर्मिला को पनीर टिक्का बहुत पसंद था और उसने कभी खाया नहीं था, इसलिए वो हमेशा ही पनीर टिक्का खाने के लिए जिद करती थी और उसकी जिद को हमेशा टाल दिया जाता था। लेकिन फिर भी उर्मिला हार नहीं मानती है और पनीर टिक्का खाने के लिए बोलती रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मिला अपने पति बिरजू के साथ बाजार जा रही होती है। तभी एक दुकान पर वो पनीर टिक्का बनाते हुए देखती है, जिसे देखकर उर्मिला का मन ललचाने लगता है और वो अपने पति बिरजू से बोलती है, सुनो ना, वो देखो पनीर टिक्का वाला, चलो ना हम एक प्लेट पनीर टिक्का खाते हैं। उर्मिला, अभी हमें पहले माँ की दवाई लेनी है और तुम्हें भी तो चक्कर आ रहे हैं ना, कब से तो तुम्हारी भी दवाई लेनी है। अगर पैसे बचते हैं तो हम बाद में ले लेंगे पनीर टिक्का। पैसे तो कभी बचने वाले हैं ही नहीं, कभी पैसे होते भी हैं। पता नहीं कैसे गरीब घर में मेरी माँ ने शादी करवा दी है। एक एक पैसे के लिए भी मैं मोहताज हो गई हूँ। शादी को हमारी 3 साल हो गया है और इन 3 सालों में मेरी मन की एक नहीं हुई। बस पनीर टिक्का ही तो खाने को बोल रही हूँ मैं। अरे मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि जिस काम से हम दोनों अभी बाजार आए हैं, अरे वो कर लेते हैं पहले। तुम बिना बात के ही गुस्सा हो रही हो उर्मिला। मुझे जो चीज इतनी पसंद है आज तक मैंने वही नहीं खाई। अब तो ऐसा लगता है कि मैं मर भी जाऊं तो भी ये लोग मुझे पनीर टिक्का नहीं खिलाने वाले हैं। उर्मिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे पनीर टिक्का खाने को नहीं मिलता। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। उर्मिला का चेकअप होता है तो पता चलता है कि उर्मिला माँ बनने वाली है। ये सुनकर उर्मिला और बिरजू बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों घर आते हैं और बिरजू अपनी माँ रमा से बोलता है, माँ, आप दादी बनने वाली हो। उर्मिला पेट से है, बार बार चक्कर आने का भी यही कारण है। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। भगवान तुम दोनों को ही सारी बुरी बलाओं से, बुरी नजर से बचाए। और उर्मिला बहू, अब तुझे अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना है। माँ, अब तो हमें उर्मिला की सारी ख्वाहिशों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आप दोनों बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी इच्छा अभी पूरी ही कर दोगे। मेरी ख्वाहिश का इतना ही ध्यान है तो मुझे पनीर टिक्का खिला दो ना। इतनी सी चीज के लिए क्यों तरसा रहे हो? बहू, अभी तो तेरा शुरुआती महीना ही चल रहा है और इन महीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। खान पान में, चलने फिरने में। यही महीना होता है जो बच्चे की ज्यादा रक्षा करनी पड़ती है। उर्मिला की माँ बनने की बात से घर में सब बहुत खुश होते हैं और यही कोशिश करने लगते हैं कि उर्मिला की सारी जरूरतें पूरी कर सके। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब भी उर्मिला की पनीर टिक्का खाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे ही एक दिन उर्मिला का मन कुछ भी खाने को नहीं था, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन कांता के घर जाती है और पड़ोसन से बोलती है, आंटी जी नमस्ते। अरे उर्मिला बहू, बड़े दिनों बाद आई है। मैंने सुना तू पेट से है। बहू, इस हालत में ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आंटी जी सब ठीक है, आप परेशान मत हो। वैसे आंटी, गर्भावस्था में पनीर तो खा ही सकते हैं ना? हाँ हाँ, खूब खाओ, बच्चा भी दूध की तरह गोरा होगा। वैसे बहू एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ आंटी जी कहो ना, क्या बात करनी है? तुझे तो तेरे घर की हालत पता ही है, तंगी इतनी हो जाती है। गरीबी में तुम लोगों का अपने लिए ही पेट पालना मुश्किल हो जाता है, तो इतनी गरीबी में बच्चा कैसे पालोगे? अभी ये सही समय नहीं है। कम से कम कुछ पैसे जमा करके रखो बच्चे के भविष्य के लिए, फिर बाद में बच्चे के सोचना। माफ करना आंटी जी, आपकी बहू माँ नहीं बन सकती तो आप हर किसी को ये सलाह मत दो। और वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम लोग बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। उर्मिला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उर्मिला वहाँ पनीर टिक्का खाने गई है, लेकिन पड़ोसन की बात सुनकर उर्मिला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर आती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी सास आती है और बोलती है, बहू, चलकर खाना खा ले। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाना है, और अगर आप बार बार मुझे कुछ भी खाने को बोलेंगी, मैं अभी के अभी घर से चली जाऊंगी। मुझे बात नहीं करनी है किसी से। लेकिन हुआ क्या बहू, तू इतना गुस्सा काहे कर रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? कोई क्या कहेगा? अरे मुझे बस पनीर टिक्का खाना है। अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया पनीर टिक्का, लेकिन आप लोग तो यही चाहते हो कि मैं इस हालत में भी अपना मन मारूं।
उर्मिला की बात सुनकर रमा भी अब अपनी बहू के लिए सोचने लगती है। उसी शाम जब बिरजू काम से आता है तो रमा उसे सारी बातें बताती है। ये सब सुनने के बाद बिरजू दुकान पर जाता है और वहाँ से पनीर टिक्का लेकर घर आता है। रमा और बिरजू दोनों उर्मिला के पास जाते हैं और बिरजू उर्मिला को पनीर टिक्का देते हुए बोलता है, हमें माफ करना, तुम हमें बार बार बोलती रहती हो कि तुम्हें पनीर टिक्का खाना है, लेकिन हम तुम्हारी बात को अनसुना करते हैं। आज तुम्हारे लिए पनीर टिक्का लाए हैं हम, ये लो। वाह, कितना अच्छा है ये मैंने पहली बार खाया है। आप लोगों ने मेरी बात मानी और मेरे लिए पनीर टिक्का लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहू, हमें तेरी बहुत फिक्र है, तभी तो हम तेरे लिए ये लेकर आए हैं। अब तू अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख। उर्मिला को पनीर टिक्का बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश भी हो जाती है। कुंती गांव में अपनी पोती सुधा के साथ रहती थी और वहीं कुंती के बेटे, बहू और पोता शहर में रहते थे। अब छुट्टियों में वो शहर से गांव घूमने के लिए आते हैं, जिससे कुंती बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन अब देर शाम यहाँ कुछ अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा? चाउमीन, बर्गर, टिक्की, ये सब खाएगा तभी ऐसा होता जा रहा है। शरीर देख कितना फूला हुआ है तेरा। दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 22 साल का हूँ। 1-2 साल जिम जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। शहर के बच्चे तो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। पहले बाहर की चीजें खाएंगे और फिर उसे पचाने के लिए जिम सिम करेंगे। इससे अच्छा शरीर खराब ही होता है। दादी, आप नहीं समझोगे, शहर में आपके पोते का स्वैग है। स्वैग का तो पता नहीं, लेकिन आपके पूरे शरीर में सिर्फ फैट ही दिख रहा है। क्या बोली? मैं मोटा हूँ? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। कहाँ भागी, रुक। ये देखकर रोहित अपनी माँ कुंती से कहता है, माँ, मैं तो खुद ही बाहर की चीजें नहीं खाता हूँ, लेकिन इसे बाहर की चीजों की आदत लगी हुई है। तो छूट भी सकती है। इसे भी इस बार सुधा की तरह कुछ समय के लिए गांव छोड़ा। ये तो आप सही कह रही है माँ जी, इसे यहीं छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ महीनों के लिए इसका शरीर खराब हो जाएगा। किसके यहाँ रहने की बात हो रही है? मेरे? मैं यहाँ नहीं रहने वाला। आपने बोला था 4 दिन में वापस जाएंगे, वैसा ही होना चाहिए। किसने कहा कि मम्मी पापा और तू यहाँ 4 दिन के लिए आए हैं? मम्मी पापा और उसके साथ तू भी यहाँ 1 महीने ही रहने वाला है। चल चुप कर और जाके मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे, पास्ता या मैगी, कुछ भी बना दे। और पापा, ये सच कह रही है? हम क्या 1 महीने के लिए आए हैं? अरे हाँ हाँ, इतने सालों बाद हम यहाँ आए हैं, तो इतने दिन तो यहाँ रह ही सकते हैं। पापा, आपने तो कहा था हम 4 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप मुझे झूठ बोल के यहाँ लेके आए हो। ये आपने अच्छा नहीं किया पापा। अब देर शाम सुधा गाय का दूध निकालने जाती है और ये देखकर कार्तिक सुधा से कहता है कि ये काम तो तुझसे हो जाएगा। ओए मोटे, तुझे आता है ये काम करना? मुझे छोड़, तुझसे हो जाएगा ये। हाथों की उंगलियां ही टूट टूट कर गिर जाएंगी। कार्तिक को चैलेंज। चल बाल्टी दे मुझे और हट जा यहाँ से, मैं निकालूंगा दूध। अच्छा जी, ये ले। तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। अब जैसे ही कार्तिक गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर गाय के पास बैठता है और गाय के थन पर हाथ लगाता है, वैसे ही गाय कार्तिक को लात मार देती है और वो कुछ दूर जाकर बाल्टी के साथ गिरता है। ये देखकर कुंती और सुधा के साथ उमा भी जोर जोर से हंसने लगती है और सुधा कार्तिक से कहती है, मोटे, किसी काम का नहीं है तू, बस चाउमीन पास्ता खाएगा। अब सुधा खुद से गाय का दूध निकालती है और शाम का खाना बनाती है। खाने में सुधा बैंगन का भरता और रोटी बनाती है। अब जब सब खाना खाने बैठते हैं तो कार्तिक बैंगन देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या बना दिया आपने? कितनी बार कहा है मैंने आपसे, मैं ये सब नहीं खाता हूँ और मैं ये सब नहीं खाऊंगा। सुबह भी आपने ना जाने क्या आलू का भरता बना दिया था। अरे बहुत नखरा करता है तू। सुधा को देख कैसे खा रही है। ये तो है ही जन्मों की भूखी, इसे तो कुछ भी, कचरा भी उठा के दे दोगी ना, वो भी शौक से खा जाएगी। वो तेरे से बड़ी है, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करेगा? चुप करके खाना खा। अब जैसे तैसे करके कार्तिक एक रोटी खाता है और सो जाता है। अब अगली सुबह सुधा चाय बनाने के बाद सबको देती है और कार्तिक को भी। तभी कार्तिक सुधा को देखता है कि वो रात की बासी रोटी खा रही है और ये देखकर कार्तिक सुधा से कहता है, मम्मी, इसे देखो, ये क्या खा रही है, वो भी बिना मुंह हाथ धोए। कितनी भुक्कड़ है यार तू। कम से कम अन्न तो खा रही है, तेरी तरह बाहर की चीजें तो नहीं खाती। अब सुबह का खाना पीना बनाने के बाद सुधा कार्तिक और अपनी दादी के साथ खेत में जाती है, जहाँ वो कसी चलाकर खेत में काम करने लगती है।
तभी कुंती का बेटा रोहित भी वहाँ आ जाता है और सुधा को खेत में काम करते देखकर कहता है, माँ ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। अरे गांव में सारे खेत और तुझे इसने ही तो संभाल रखा है। हाँ रोहित, ये नहीं होती तो मैं कब की मर चुकी होती। तुम लोगों को कौन सी फिक्र है मेरी। माँ ऐसी बात नहीं है। चल कार्तिक तू भी जा, कस्सी चला जाकर। क्यों? इसे काम कहकर काम बिगाड़ रहा है। ये खुद को संभाल ले है, वही बहुत है इसके लिए। कार्तिक शुरू से ही शहर में पला बड़ा था। वहीं सुधा को 5 साल की उम्र से ही उमा और रोहित ने कुंती के पास गांव में रखा था, जिस वजह से दोनों में बहुत फर्क था। सुधा तो गांव में रही तो उसे जो भी दे दो वो सब खा लेती, लेकिन कार्तिक शहर में रहकर शुरू से ही बाहर की चीजें खाता था, जिस वजह से वो मोटा था। अब कार्तिक जब कसी चलाता है तो वो गिर जाता है। ये देखकर सुधा अपना सर पीट कर कहती है। अब मिट्टी से उठकर कार्तिक अपनी पैंट को झाड़कर एक कोने में खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है। ये देखकर कुंती कार्तिक से कहती है, ये सब खा खा कर तो तूने अपना शरीर ऐसा बना लिया। शर्म कर कार्तिक, कुछ तो अपनी बड़ी बहन को देख कैसे काम करने में लगी हुई है। दादी आप तो चुप ही रहो यार, जब देखो तो मेरे खाने पे नजर लगाती रहती हो। हाँ क्यों नहीं, तेरे जैसी चीजें खा कर तो 60 साल की बुढ़िया भी 20 साल की छोकरी हो जाएगी। अब कार्तिक को गांव में करीब 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे। उसके गांव में आस पड़ोस के लड़के दोस्त भी बन गए थे। अब एक रोज कार्तिक के पीछे एक गाय पड़ जाती है और वो भागने लगता है, लेकिन उससे भागा नहीं जाता। पर जैसे भी जान तो बचानी थी, इसीलिए वो भागकर अपने घर में घुस जाता है और आंगन में जाकर गिर पड़ता है। क्या हुआ कार्तिक? सुधा, रोहित, अरे देख कार्तिक को क्या हुआ। कुत्ता पीछे पड़ गया होगा, तभी तो कुत्तों की तरह हाफ रहा है। चुप कर तू, हर समय मेरे बच्चे का मजाक बनाती रहती है। वो मेरे पीछे मेरे पीछे। दादी इसे हॉस्पिटल ले जाओ, दौरे पड़े हैं इसे। पापा जल्दी करो। कार्तिक क्या हुआ? किसी से लड़कर आया है? मुझे बोलने तो दो, मेरे पीछे गाय पड़ गई थी। बताओ, एक गाय पीछे पड़ गई तो इसकी ये हालत हो गई। कितना हाँफ रहा है जैसे दौरे पड़ रहे हो। माँ मुझे लगता है इसे अब यहीं रखना होगा। यहाँ रहेगा, सुधा के साथ काम करेगा तो ठीक रहेगा। देखो कैसे मुंह फाड़ रहा है, जैसे ना जाने क्या हो गया हो इसे। अरे इसमें आपको लड़कों वाले कोई लक्षण दिख रहे हैं? जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? वो पहले ही डरा हुआ है। अब देर रात करीब 2 बजे अचानक से कार्तिक उठकर चिल्लाने लगता है और कार्तिक के चिल्लाने की आवाज से घर में सब उठ जाते हैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ, दादी आया मर गया रे। गैस हो गई होगी, इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है। ऐसे चिल्ला रहा है जैसे बच्चा जन रहा हो। दादी सच कह रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब कार्तिक को रात में ही पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जाकर जब डॉक्टर कार्तिक का इलाज करते हैं तो वो कहते हैं कि कार्तिक के पेट में फूड पॉइजन हो गया है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि 1-2 इंजेक्शन और दवा के बाद ही उसे घर भेज दिया जाता है। और घर आकर रोहित गुस्से में अपने बेटे कार्तिक से कहता है, आज के बाद से मैंने तुझे कुछ भी बाहर का खाते देखा ना तो समझ जाइयो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं खाऊंगा पापा, अभी तो कम से कम सुनाना बंद कर दो। पापा इसे मैं सुबह सुबह ही गाय का कच्चा दूध, बासी रोटी चाय के साथ, बिना मसाले वाला उबला खाना, ये सब खिलाऊंगी। इससे अच्छा तो यही होता, मैं मर ही जाता। भगवान भी ना जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। खाता पीता खुद है लेकिन भगवान को दोष देता है। दादी आज से इसके खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी, अब आएगा ना मजा। दादी देख लो, इस पे तो मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है, कहीं ये मेरे खाने में जहर ना मिला दे। चुप कर, अपनी बहन पर लांछन लगा रहा है। अब कार्तिक की तबीयत खराब होने के बाद से ही वो सादा खाना खाने लगा था। हालांकि शहर और गांव के खाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। शहर के लोग कुछ भी खाते हैं, लेकिन गांव के लोग सादा सूखा खाकर एकदम फिट रहते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।